देश में 2024 के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के 12 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे सियासी माहौल में एबीपी न्यूज हर हफ्ते देश का मूड दिखा रहा है। आज का ये त्वरित सर्वे बुधवार से लेकर शुक्रवार तक किया गया है। सी वोटर के सर्वे में 5291 लोगों से बात की गई है। सर्वे के नतीजे पूरी तरह से लोगों से हुई बातचीत पर आधारित हैं। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और जैसा हर शनिवार शाम को 5 बजे आपसे मुलाकात होती है, देश का मूड के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो सिलसिला शुरू हुआ कब? जब नाम दिए गए, नामांकन किया गया, पर्चा भरा गया। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनावों की बात कर रही हूं और अब नाम वापस लेने की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है और इसी के साथ इस बात का फैसला हो गया है या इस बात पे मुहर लग गई है कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा, उसका चुनाव होगा। 22 साल पहले आपको याद होगा 2000 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था जिसमें सोनिया गांधी जीती थी। तब से ये कुर्सी लगातार गांधी परिवार के आसपास ही रही है और इसीलिए आज सवाल उस नए चेहरे को लेकर हमने किया है और महज अध्यक्ष पद को लेकर ये देश का मूड जानने की कवायद नहीं थी। बाकी वो तमाम बड़े मुद्दे जो 2024 में डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनावों पर असर डाल सकते हैं, वो सवालों का पूरा जखीरा और जत्था इस वक्त मेरे पास मौजूद है। जनता ने क्या जवाब दिया है, जनता की राय क्या है और इसी राय पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक विशेषज्ञों की क्या राय है, वो आज आप देश का मूड में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए और फिर शुरू करेंगे सिलसिला देश के मूड का। अब ये साफ है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच टक्कर होगी। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी और दोनों उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। सवाल ये कि कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर देश का मूड क्या है। खड़गे जीतते हैं तो क्या वो गांधी परिवार के रबर स्टैंप होंगे? क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए था? क्या नेतृत्व को चुनौती देने वाले अशोक गहलोत को सीएम बने रहना चाहिए? कांग्रेस के अंदर इस घमासान पर क्या कहती है देश की जनता? साथ ही मोदी के हिमाचल दौरे और टीआरएस के राष्ट्रीय पार्टी बनाने की घोषणा से क्या होगा राजनीति पर असर? इतना ही नहीं, आज के सर्वे में जानेंगे कि आदि पुरुष फिल्म पर उठे विवाद से लेकर जनसंख्या कानून वाले मोहन भागवत के बयान पर क्या सोचता है हिंदुस्तान। देखिए देश का मूड। और देश का मूड में विशेषज्ञों के तौर पर जिन लोगों को आज मैं आपसे रूबरू करवाने वाली हूं वो स्क्रीन पर आपके सामने होंगे। आपसे कुछ ही देर में रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जफर इस्लाम साहब, स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह साहब, राजनीतिक विश्लेषक, इनफैक्ट राजनीतिक विश्लेषक नहीं, संपादक के तौर पर जनसत्ता मुंबई के पूर्व और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रोफेसर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, और खालिद अख्तर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि खालिद अख्तर साहब जो हैं वो एडिटर है सी वोटर के, और सी वोटर ने ही हमारे लिए देश का मूड जानने की कोशिश की है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत पहले सवाल से मैं करना चाहती हूं और देश का मूड में पहला सवाल जो आज हमने जनता से पूछा है वो आपके सामने भी रख रही हूं और जनता का मूड क्या कहता है, देश का मूड क्या कहता है, आपके सामने इस सवाल के साथ। सवाल हमने जनता से देश की पूछा कि बताइए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष किसे बनना चाहिए। 3 नाम उनके सामने थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और गांधी परिवार से कोई। और क्या कहा लोगों ने, आपके सामने है। 35% लोग कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनना चाहिए।
28% कहते हैं शशि थरूर के साथ हम खड़े हैं, और गांधी परिवार के साथ अभी भी 37% लोग जुड़ा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या उनका यह मानना है कि अगर कांग्रेस को कोई चला सकता है या अध्यक्ष के रूप में कोई कांग्रेस को आगे बढ़ा सकता है तो वो गांधी परिवार का ही है। तो पहला बड़ा सवाल जो पूछा गया उसमें आपके सामने ये सारे के सारे आंकड़े हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है और बड़ी बात इस सवाल को लेकर यह है कि 37% लोग अब भी मानते हैं, अब भी ये सोचते हैं कि गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन 35%, बिल्कुल 2% कम लोग ऐसे हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इनफैक्ट कांग्रेस के ज्यादातर लोग इस वक्त खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर जो आपको जान लेनी चाहिए। देश का मूड ये कहता है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बनना चाहिए, और ये कहने वाले 37% लोग हैं। गांधी परिवार से ही कोई अध्यक्ष बने तो बेहतर होगा कहने वाले 37% लोग हैं। ये बड़े सवाल का जवाब आपके सामने है। सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। गांधी परिवार से कोई 37%, क्या उन 37% में आप भी एक हैं या आप 35% वाले हैं? बिल्कुल नहीं, मैं 37% में हूँ। मैं आप 37, मतलब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए अध्यक्ष? बिल्कुल। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाराज हो जाएंगे गुप्ता जी? सारे नहीं, नाराज की बात नहीं है, नहीं नाराज नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जब राहुल जी ने ना कहा, पूरे सारे हमारी प्रदेश कमेटियों ने ठहराव किया, एक प्रस्ताव पारित किया कि राहुल जी को बनना चाहिए, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बनना है। जब भी वो अध्यक्ष थे तब उन्होंने, किसी ने उनको नहीं कहा, और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेके रेजिग्नेशन दिया, और उन्होंने कहा कि इस बार कोई भी गांधी फैमिली से अध्यक्ष नहीं बनेगा। जब एक निर्णय ले लिया पार्टी ने, उसके बाद खड़गे जी ने फॉर्म भरा, तो मुझे नहीं लगता है कि उस चीज को आज डिस्कस करके कोई मतलब है। पर हाँ, राहुल जी जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की उम्मीद है, कार्यकर्ताओं की जान है, वो बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो जुड़ाव हो रहा है, जो वर्करों के साथ में लोगों का भी जो जुड़ाव दिख रहा है राहुल जी का, ये इसी बात का सबूत है। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई चर्चा का या डिस्कशन का कोई स्कोप है। कोई स्कोप नहीं है जफर इस्लाम साहब। अध्यक्ष कोई भी बन जाए, वो मोहब्बत जो है, वो भारत जोड़ो वाली मोहब्बत अलग बात है, लेकिन गांधी परिवार कांग्रेस जोड़ो जो है उसे शिद्दत से कोई नहीं तोड़ सकता है, चाहे कोई अध्यक्ष बन जाए। देखिए रुबिका जी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है जब रोहन गुप्ता जी ने कहा कि मैं सिर्फ इलेक्शन होने दो, कोई मतलब नहीं है, मैं तो गांधी परिवार का ही गुणगान गाता रहूंगा। तो ये बात, इस बात को संकेत देता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हमने नारा, अरे सुन लीजिए, हमने जो कुछ बोला ऐसे था ही, मतलब बोले बिना सुन लेते हैं जफर इस्लाम जी। कांग्रेस मुक्त भारत जिसको पीलिया होता है उसको तो सब पीला ही नजर आता है। अभी तो आपने बोला, फिर भी क्या बोला मैंने? आपने सुना नहीं ठीक से? आपको अभी अंधेरा ही दिख रहा है चारों तरफ। मैं दोहरा देता हूँ, आपने कहा 37%। आपको आपके कान के लिए मैं दोहरा देता हूँ। मैंने ये कहा सुन लीजिए, कि कार्यकर्ता के तौर पे 37, दोबारा जरूरत नहीं, मैंने सुन लिया, ना बोला है, सुन लीजिए। बिल्कुल, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आप अपनी कमेंट कीजिए ना, मेरी बात तो अरे मैं तो वही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ? भाजपा का यही काम तो है। सुन तो लीजिए, आप लोग का यही काम है, आप अपनी बात कीजिए ना। आप सुनने का, आप सुन नहीं पा रहे। जफर इस्लाम साहब, रोहन गुप्ता जी, भाई रोहन जी, आपकी मोहब्बत को अगर मोहर लगा रहे तो आपको दुख क्यों हो रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। गांधी परिवार से आपकी मोहब्बत पर मोहर ही तो लगा रहे जफर इस्लाम साहब। वो मोहर नहीं लग रहा है, वो मोहब्बत को एक मिनट मुझे सुन लीजिए। नहीं, मैं, अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी बात, परेशान क्यों हो रहे हो भाई? रोहन जी सुन तो लो। मैं कह रहा हूँ कि गांधी फैमिली इनको ताकत देती है, एनर्जी जो इनको है ना, वो गांधी फैमिली, ये जो कंफर्ट जो ड्रॉ करते हैं गांधी फैमिली से, तो इनको गांधी फैमिली चाहिए। अब इसका आगे क्या होने वाला है सुन लीजिए। अब ये गांधी फैमिली के बाहर का कोई बन रहा है अध्यक्ष, तो खाली नाम का है अध्यक्ष। ऐसा है क्या जफर इस्लाम साहब? ये सवाल भी हमने पूछा है, और ऐसा नहीं, ये सवाल भी हमने पूछा और प्लीज आप अपनी बात रखें उससे पहले ये सवाल जो जफर इस्लाम और ये जो आकलन करने की कोशिश हो रही है, आशंका जताने की कोशिश हो रही है, वैसा ही कुछ सवाल हमने पूछा। और सवाल क्या पूछा? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष अगर खड़गे साहब बनते हैं
तो क्या गांधी परिवार के रबर स्टैंप होंगे? हाँ कहने वाले 60% लोग थे और ना कहने वाले 40% थे। बड़ी बात क्या है कि कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ ले, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लोगों को अभी भी यही लगता है, परसेप्शन अभी भी यही है कि अध्यक्ष कोई भी हो, असल कमान जो पार्टी की है वो गांधी परिवार के हाथ में रहेगी। वो जो कंट्रोल है, वो रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में रहने वाला है। 60% लोग ये मानते हैं कि अध्यक्ष बने भले ही खड़गे साहब, लेकिन गांधी परिवार का रबर स्टैंप वो रहेंगे, कहने वाले 60% लोग हैं। जाफर इस्लाम साहब 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मेरे 3 और मेरी बात खत्म हो जाए पूरी। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मैंने कहा कि ये तो हकीकत, यही तो हकीकत है कि ये खड़गे साहब सिर्फ खड़े रहेंगे, वो बैठ भी नहीं सकते उनके सामने, ये उनकी हैसियत है। दूसरी बात, ये आप दिखा रहे थे कि 28% जनता सोच सकती है कि थरूर बन जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इंटरनल है, जैसा रोहन गुप्ता जी ने कहा, 100% कहेंगे गांधी परिवार, इसलिए कि ताकत तो उनको वहीं से मिलती है। और मैं आपको एक अहम बात बोल रहा हूँ, जिस दिन ये गांधी परिवार हस्तक्षेप करना पार्टी के काम में छोड़ दे, उस दिन कांग्रेस पार्टी का जो है विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी इस देश से ये। लेकिन अगर क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हमने इस परिवार से कोई नहीं रहेगा, मैं कहता हूं कि आप परिवार को छोड़ कर रखिए, आप पूरी ताकत दीजिए। आप देखिए आपस में लड़ने लगेंगे, दिग्विजय सिंह लड़ेंगे इनसे, वो लड़ेंगे उनसे। आप डेली कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई होगी, अंदरूनी मामला है, ठीक है, लेकिन अंदरूनी डेली लड़ाई होगी। अभय दुबे जी, ऐसा होगा क्या? देश के लिए ये चुंबक है, ये चुंबक है गांधी परिवार, जिन्होंने सबको साथ रखा है। जिस दिन हटा उस दिन सब बिखर जाएंगे, तितर बितर, कांग्रेस पार्टी भी खत्म। देखिए, कांग्रेस की हकीकत तो यही है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस को चलाता है, वही उसका नेतृत्व करता है, वही उसमें एकता कायम रखता है। और चाहे शशि थरूर अध्यक्ष बने, चाहे मल्लिकार्जुन जी अध्यक्ष बने, गांधी परिवार जो एजेंडा उन्हें देगा, उस एजेंडे को वो लागू करेंगे। ठीक है। और ये एक ऐसा बंदोबस्त है जो देश की तकरीबन सभी पार्टियों में मौजूद है। इसीलिए खड़गे साहब को कठपुतली कहना या रबर स्टैम्प कहना ये उचित नहीं है सभी जगह। अब आप भाजपा को ले लीजिए, वहाँ पे हमारे नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, तो क्या खुद एजेंडा तय करते हैं? जो मोदी और शाह एजेंडा देते हैं उस एजेंडे को लागू करते हैं। और नड्डा साहब तो चुनाव से भी नहीं आए, वो तो नाम जाने। यहाँ तो चुनाव हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, लेकिन कम से कम एक चुनाव हो रहा है। आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, आप किसी भी नीतीश कुमार की पार्टी को देख लीजिए, किसी भी पार्टी को देख लीजिए, जो मुख्य नेता और चेहरा होता है वो जरूरी नहीं कि आवश्यक रूप से अध्यक्ष हो। अध्यक्ष संगठन का काम चलाने के लिए दूसरे लोग होते हैं, और जो मुख्य नेता, लोकप्रिय व्यक्ति जो होता है, वो उसको पार्टी चलाने का वो तय करता है कि संगठन कैसे चलेगा। प्रदीप जी, उसके हिसाब से होता है। ये सारी पार्टियों के साथ लागू होता है, केवल कांग्रेस के साथ नहीं? या फिर आपको लगता है कि नहीं, इन दोनों को सिमिलर ट्रैक पर नहीं रखा जा सकता है, बीजेपी को और कांग्रेस को? मैं बीजेपी नहीं, मैं सभी पार्टी नहीं, थोड़ा फर्क, समझ गया भाई जी। हाँ। थोड़ा फर्क है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ताकत उसके पास होती है जो वोट दिला सकता है, किसी भी पार्टी में हो। जो नेता वोट दिलाने की क्षमता रखता है वो सबसे ताकतवर होगा और उसी का एजेंडा चलेगा। बाकी अलग अलग पार्टियों में डिस्कशन और जो है इंटरनल डेमोक्रेसी की ये सब बातें जो हैं वो डिग्री का फर्क है। लेकिन ये कहीं नहीं हो सकता किसी पार्टी में कि जो वोट दिलाने की क्षमता रखता है उसको किनारे कर देंगे आप, और दूसरे लोग जो है पार्टी अध्यक्ष या कोई भी पद पर पहुंच जाएं और वो एजेंडा तय करने लगे। तो गांधी परिवार में अब भी जो भी बची है कांग्रेस में जो भी बचा है, गांधी परिवार ही वोट जितना भी दिला सकता है वही दिला सकता है। कांग्रेस में और कोई ऐसा नेता नहीं है जो अपने दम पर वोट दिलाने की क्षमता रखता हो। खासतौर से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो प्रदेश में दिला सकते हैं, प्रदेश के बाहर अपने तो कोई ऐसा नेता नहीं है। तो इसलिए गांधी परिवार अध्यक्ष कोई भी बने, ताकत वहीं रहेगी, शक्ति का केंद्र वहीं रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल प्रदीप जी, और ये सवाल में आप चारों मेहमानों पर, क्योंकि खालिद साहब जो हैं वो तो जो जिस तरीके से ये देश का मूड जानने की कोशिश हुई है उसके बारे में हमें डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन आप चार लोगों के सामने ये सवाल रखना बहुत जरूरी है। तो फिर इस लिहाज से गांधी मजबूरी है कि मजबूती है? लेकिन उसके साथ ही देश का मूड का ये अगला सवाल, क्या दिग्विजय सिंह को, और जैसा प्रदीप जी बोल रहे हैं कि कोई और नेता नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार ही है और गांधी
परिवार ही वोट लेकर आता है। ऐसे में क्या दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए था? कहने वाले लोग हैं हाँ, लड़ लेना चाहिए था 46%। 54% लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अगला सवाल भी इसी के साथ मैं रख रही हूं जो लोगों से पूछा गया, और ये जो सवाल था वो आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है कि राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, और ये सब मिलते हुए सवाल है। तो कहने वाले लोग जो थे नहीं, वो 53% है, और हाँ में जवाब देने वाले 47% लोग थे कि हाँ, राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन खालिद साहब, ये जो देश का मूड जानने की कोशिश थी उसमें आपको क्या नजर आया, खासकर कांग्रेस को लेकर जो सवालात किए गए थे अध्यक्ष पद के इर्द गिर्द और मुख्यमंत्री के सवालों को लेकर? देखिए, इस सर्वे में और हमारा जो दूसरा नेशनल ट्रैकर जो डेली बेसिस पे चलता है पैन इंडिया लेवल पे, उससे दोनों चीज़ों के एक चीज़ सिमिलरिटी ये निकलती है कि लोगों का ज़्यादातर पैन इंडिया लेवल पे ये मानना है कि कांग्रेस को रिवाइव करने की या कांग्रेस को कायम रखने की सबसे ज़्यादा कुव्वत या ताकत जो है गांधी फैमिली में ही है। इससे अलग हट के भी हम एक सवाल जो लगातार हम पूछते हैं वो ये कि कई सारे कांग्रेस लीडर्स के नाम देते हैं, उसमें पूछते हैं कि कांग्रेस को रिवाइव करने की ताकत आज किस में है? तो सबसे ज़्यादा लोग जो है तादाद में वो राहुल गांधी के नाम पे ही मोहर लगाते हैं। और जो पहला सवाल जो था कि खड़गे, थरूर और गांधी फैमिली से कोई, उसमें भी आप देखेंगे जो ज़्यादा फीसद आ रहा है लोगों का वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में। वो भी ये है कि इसकी वजह भी है कि उनको खड़गे को गांधी फैमिली की बैकिंग हासिल है इस कंटेस्ट में एक तरीके से, अनसेट तरीके से, और वो G23 का पार्ट नहीं थे, जबकि कि थरूर साहब G23 का पार्ट थे। तो इन तीनों सवालों में वहीं पे देखिए गहलोत साहब के साथ भी ये आ रहा है कि उन्हें अब नहीं बने रहना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का जो पूरा एपिसोड हुआ राजस्थान में वो एक तरीके से नाफरमानी थी गांधी फैमिली के डिक्टेट को। वहाँ पे जिस तरह से वो पूरी मीटिंग हुई और जो यहाँ से ऑब्जर्वर्स गए थे, खड़गे साहब और अजय मैकन साहब उनसे नहीं मिले। तो इन तीनों सवालों के जो जवाबों से निकल के आ रहा वो यही है कि पैन इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे कांग्रेस की लीडरशिप भले ही प्रेसिडेंट कोई रहे, वो अल्टीमेटली रहेगी कांग्रेस गांधी फैमिली के हाथ में। उसकी वजह यह है कि पैन इंडिया लेवल पे कांग्रेस के इस फैमिली के अलावा किसी नेता की कोई अपील उस तरह से नहीं है। भाई आप नॉर्थ इंडिया के किसी नेता के बारे में, सचिन पायलट वगैरह जो भी बड़े नाम है, गहलोत साहब, आप उनके बारे में केरला या कर्नाटका में जाके पूछें कि कंपैरिजन में आप राहुल गांधी के किसको वोट देंगे, अगर पीएम शिप के लिए कोई आता तो डेफिनेटली वहाँ पर राहुल गांधी के नाम पर ही लोग बोलेंगे। तो पूरा ये इन तीनों चारों सवालों से इस सर्वे में, और जो हमारा दूसरा ट्रैकर भी जो चलता है पैरेलली, उसमें यही निकल के आता है कि गांधी मोर और लेस वो हम वहीं पर आकर अटक गए जहां से सवाल की शुरुआत हुई कि गांधी परिवार मजबूरी है या मजबूती है पार्टी की। रोहन गुप्ता जी, देखिए रूबिका जी, जो आपके सवालों के जवाब या जो मैंने कहा कि हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता, पीसीसी के कार्यकर्ता हो, एआईसीसी, सबकी इच्छा है कि राहुल जी इस जिम्मेदारी को लेते, बट कहीं ना कहीं उन्होंने जब तय किया एक नैतिक जिम्मेदारी जो बनने के बाद हम लोग चुनाव हारे, उन्होंने लिया, उसको रिस्पेक्ट पूरी पार्टी ने किया। सबको ओपन था कि कौन फॉर्म भरे, खड़गे जी थे, दिग्विजय जी थे, सब पूरे पारदर्शिता थे। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोसेस की, तब तक यही विपक्ष आप मुझे एक बात बताइए, रूबिका एक मिनट, नहीं ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल, मैं काउंटर नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपके लीडर की मनोस्थिति को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप शिद्दत से चाहते हैं कि राहुल गांधी हो, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं शिद्दत से कि राहुल गांधी हो। ये कैसे लीडर हैं कि कार्यकर्ताओं के मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं? क्यों? ये तो फिर जिद हो गई ना कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, जिद नहीं रूबिका जी, जिद नहीं। देखिए, जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले तब उन्होंने कहा कि एक वैचारिक जो लड़ाई है, देखिए हर एक व्यक्ति की एक अलग तरीके की सोच होती है, और राहुल गांधी जी ने हमेशा ये कहा, जब भारत जोड़ो यात्रा के लिए भी निकला तब ये क्रिटिसाइज हुआ, हमने कहा कि नहीं हमारा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, तब आप लोगों ने सवाल पूछे तो क्यों, वो एक हमारी सोच है। जो कन्याकुमारी से, ये मजाक की बात तो है नहीं रूबिका जी, 3570 किलोमीटर चलना। राहुल गांधी जी को जो लोग भी नजदीक से जानते हैं वो जानते हैं कि उस आदमी में ये है कि देश को कैसे बचाए। जो आज नफरत का एटमॉस्फेयर आपको लगेगा, क्योंकि हम सिर्फ चुनाव की बात कर रहे हैं, सिर्फ वहां तक राजनीति नहीं खत्म होती है, सिर्फ वहां पे देश खत्म नहीं होता है, देश के लिए काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक तय किया है कि पूरी जिंदगी उसी तरीके से देश के लिए लड़ते रहेंगे, और जब उन्होंने तय किया कि नहीं आज मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, कोई नॉन गांधी को उसमें चांस दिया जाए, उसमें गलत क्या है? और रूबिका जी और एक चीज सिंपल, आज तक की डिबेट क्या कहती थी कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ गांधी फैमिली है। आज पहली
तब भी ये कहा जाता था रोहन जी, कि रोहन जी, ये एक बात राहुल बताऊं, जी अभी बनेंगे, भी आखिर आप में नहीं हो रहा है। ये आपके सामने मुझे पारदर्शिता स्ट्रैटेजी से- लग रही जी। है आप लोगों की, ताकि राहुल गांधी को बचाया जा सके। पहले तो इस लेवल पर बचाया जा सके कि चुनाव हारे तो आप खड़गे साहब पर डाल देंगे। दूसरा ये कि रिमोट कंट्रोल तो आप गांधी, अभी भी लाइमलाइट कहाँ है? आप बार बार भारत जोड़ो का जिक्र कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं है, अगर राहुल गांधी के हाथ में पार्टी की डोर नहीं है, तो फिर उनके पास लाइमलाइट क्यों होनी चाहिए? किस वजह से होनी चाहिए? मुझे रीजन दीजिए। और देश का मूड में बगैर वक्त जाया किए आपके सामने एक और सवाल रखने जा रही हूं। आप जानते हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर थे, इसी को लेकर एक सवाल किया गया था और सवाल ये था कि क्या मोदी के हिमाचल दौरे से बीजेपी को प्रदेश में कोई फायदा होने वाला है चुनाव के लिहाज से और चुनावी लिहाज से? हाँ कहने वाले 61% लोग थे, ना में जवाब दिया है 39% लोगों ने, 39% लोगों ने कहा इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मोदी के हिमाचल दौरे से बीजेपी को चुनावी फायदा हिमाचल में यानी प्रदेश में पक्का होने वाला है, ये मानते हैं 61% लोग। और अख्तर साहब, इसीलिए ये सवाल कि ऐसा क्या है कि मोदी आज भी वो तुरुप का इक्का है बीजेपी के लिए? जैसा हम कह रहे थे ना कि आप अगर एकदम साउथ में चले जाएंगे तो गांधी परिवार के नाम पर वोट दिए जा सकते हैं, लेकिन पैन इंडिया आप कहीं भी जाइए मोदी के नाम पर वोट पड़ ही जाएंगे। हाँ, ये जो हमारा डाटा है ये भी यही दिखा रहा है। और ये एक चीज़ पिछले कुछ, जब से मोदी जी का जो है नेशनल पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जब से वो आए हैं, तो उनकी एक कल्ट फिगर टाइप से इमर्ज हो गई है। सबसे ज़्यादा वोट खींचने की ताकत आज नेशनल लीडर्स में अगर किसी में है पैन इंडिया लेवल पे, तो वो नरेंद्र मोदी जी में है। और उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनली अब बीजेपी आज के वक्त में काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। ओके। दूसरा, जो बीजेपी नेशनल लीडरशिप है वो जिस तरह से इलेक्शनरिंग के लिए काम करती है, जिस तरह से एग्रेसिवली वो मेहनत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में वो पिछले मार्च से, जब से ये रिजल्ट्स पिछले विधानसभा चुनाव के आए हैं, तब से मोदी जी 3 बार वहाँ खुद जा चुके हैं और 2 बार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से वहाँ से मीटिंग और वहाँ से पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपने जो है वो राब्ता कायम कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि वो किस लेवल पे जाकर इलेक्शनरिंग को सीरियसली लेते हैं। कंपेयर टू बीजेपी, कांग्रेस उस तरह से एग्रेसिवली कैंपेन करती हुई नज़र नहीं आती है इलेक्शन चुनाव में। अभी जैसे हम लोग देखें कि फ़िलहाल अभी जो आने वाले कुछ वक्त में जो है गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। हाँ। गुजरात जो है वो 7 बार जा चुके हैं और जिस दिन रिजल्ट्स आए थे 10 मार्च को, उसके अगले ही दिन जो है मोदी जी की वहाँ पे रोड शो था। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद से 2004 में उनका सबसे एम्बिशियस ये मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के रूट पे गुजरात एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी कांग्रेस लीडर कहेंगे साहब आप वो 180 डिग्री पे की लाइन एक खींची गई है नॉर्थ साउथ से लेकर नॉर्थ तक, लेकिन कोई चीज़ ऐसे, कोई कानून या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो रोकती थी कि आप डाइवर्ट कर लें 15 दिन के लिए गुजरात में। क्योंकि गुजरात में अगर आप देखेंगे, गुजरात में जो कांग्रेस के सबसे बड़े जो चेहरे थे वो आज मौजूद नहीं हैं। अहमद पटेल साहब, गुजरात में गुजरात कांग्रेस का कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसकी पैन गुजरात अपील हो। Absolutely. तो गुजरात में भी खालिद अख्तर साहब, रोहन गुप्ता खुद कांग्रेस के बड़े लीडर तो हैं ही, गुजरात से भी ताल्लुक रखते हैं, तो ये हमें और बेहतर बता पाएंगे कि जहां चुनाव होने हैं, भाई पार्टी तो चुनाव के लिए ही होती है ना। भले ही कहते रहे कि नहीं चुनाव नहीं है, चुनाव नहीं है, क्यों इलेक्शन के टाइम पर पहले से ही हार मान जाती है कांग्रेस? इसका जवाब दीजिएगा। और जैसा हमने आपसे वादा किया था, महज कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द नहीं, वो तमाम मुद्दे जो इस वक्त देश में चर्चा का विषय है, हमने वो सवाल भी आपके समक्ष रखा और क्या जवाब आया आपकी तरफ से, यानी देश का मूड क्या था। अब जानेंगे आप 2 महत्वपूर्ण विषयों पर। 2 अलग अलग सवाल है लेकिन मुद्दा एक है, और सवाल है जनसंख्या को लेकर। सवाल हमने जनता से पूछा, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? कहने वाले 77% लोग थे हाँ, ना कहने वाले 23% लोग थे। लेकिन ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जनसंख्या पर कानून बन जाना चाहिए। हाँ 77% और ना कहने वाले 23% लोग हैं। फिर सवाल जो है दोहरा देती हूँ, क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? फिर हमने सवाल पूछा कि क्या संघ प्रमुख के जनसंख्या वाले बयान पर ओवैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? जवाब में 67% लोगों ने कहा एब्सोल्युटली सही है, हाँ वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन 33% लोग थे, ध्यान रखिए,
जो कह रहे थे कि ओवैसी इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या का मुद्दा इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मोहन भागवत ने एक बार फिर से जनसंख्या विस्फोट और पॉपुलेशन इम्बैलेंस के बारे में चर्चा की, बयान दिया और एक बार फिर से इस पर राजनीति गर्म हो गई है। लेकिन 77% लोगों ने जनसंख्या कानून की मांग की है। देश का मूड यही कह रहा है, सी वोटर का सर्वे यही इशारा कर रहा है कि देश जनसंख्या पर एक कानून चाहता है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, जफर इस्लाम साहब, तो फिर किस बात की देरी है? देखिए, कोई देरी नहीं है, समय से सब काम हो रहा है। अगर किसी एक सरकार ने जो ऐसे गंभीर जो मुद्दे हैं उसको सही से अगर उसका जो है निपटाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इसको निपटाया। जैसे बहुत सारे ऐसे जटिल मुद्दे थे, सबको आराम से सुलझाया, देश की जनता को साथ लेकर सुलझाया, वो भी उलझा गया। लेकिन अभी चूंकि आपको पहले सर्वे में उसको मौका नहीं मिला, मुझे एक सवाल करना है कि जब खड़गे जी जब बनेंगे वहाँ प्रेसिडेंट वही बनेंगे, इसलिए अगर थरूर जी तो खाली वहाँ पर किसी को, वहाँ पर केरला में उनको सपोर्ट नहीं, देश में तो छोड़िए। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, राहुल जी बैठे हैं, अभी मोहन जी अब रोहन जी बैठे हैं, इधर खड़गे जी बैठे हैं। अब राहुल जी बोलेंगे खड़गे इधर आओ, राहुल इधर आओ। अब देखिए दोनों में ये ऐसी हालत रहेगी कि अब खड़गे जी को दौड़ के जाना ही पड़ेगा और रोहन जी से भी कम्पीट करेंगे, लेकिन खड़गे जी नहीं बुला सकते इनको, राहुल गांधी जी को, उनको जाना पड़ेगा हाथ जोड़ के। ये स्थिति रहेगी वहाँ पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट को। अभी कोई कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पर जफर इस्लाम साहब, ये तो इनकी आपसी, ये तो पार्टी के अंदरूनी विषय है। मेरी बात खत्म, रूबिका जी। नहीं, मैं जवाब दे दूं। सुनिए, मेरी वो लीडर का सम्मान अपने कैसे कर रहे हैं, वो गले लगा कर रहे हैं कि सलाम करके कर रहे हैं या हाथ जोड़ कर रहे हैं, ये तो उनका अंदरूनी विषय है ना। यहाँ पे दो लोग तो है ना जफर इस्लाम साहब, किसी ने कहा अभी इस्लाम साहब सुनिए मेरी बात, दो लोग तो है ना, एक है शशि थरूर और दूसरे हैं खड़गे। आपके यहाँ पर सवाल उठेगा कि कौन सा चुनाव हुआ है, किस चुनाव के तहत जेपी नड्डा साहब दोबारा आ गए? रूबिका जी उठेगा, हाँ बताइए ना। सुनिए जवाब, जरा सुन लीजिए। एक मिनट, 1997 से 2017 तक कौन प्रेसिडेंट था वहां पर कांग्रेस में? कितने प्रेसिडेंट आए थे बताइए? और यहाँ 2000 से 2022 के बीच में 9 मेरे सवाल का जवाब, मैंने ये थोड़ी पूछा कि कितने प्रेसिडेंट आए हैं, और कोई एक भी परिवार से, मैंने चुनाव को लेकर बात की है। कोई भी परिवार से कितने प्रेसिडेंट आए हैं उसकी बात नहीं की है, कितने चुनाव हुए हमारे चुनाव। सुनिए, अभी उस पर मैं वही बता रहा हूँ, हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया एकदम ग्राउंड लेवल पन्ना प्रमुख से शुरू होती है और ऊपर में जो है ऊपर तक जाती है, और उसके बाद कोई जो है जो बनता है पार्टी का प्रेसिडेंट। इसीलिए आज के दिन में देखिए 9 प्रेसिडेंट हमने दिए, 2000 से 2000 के आज तक इन्होंने एक प्रेसिडेंट को रखा और दूसरा परिवार में बैठाया। अब तक बताइए ये कोई प्रेसिडेंट है? अरे पार्टी जिसको ये इसको डेमोक्रेसी कहते हैं कि परिवार को ही बनाते रहो, परिवार को। अरे ये आज भी परिवार वाले कह रहे नहीं बनना है, नहीं बनना है, इसलिए कि हर इलेक्शन 17-20 इलेक्शन हार रोहन जी जवाब दीजिए। कितना इलेक्शन अपने सर पे तोड़वाया? रूबिका जी मैं जवाब दे दूं, जवाब दे दूं। आज भाग रहे इसलिए कि हार का सामना जवाब दे दूं। अध्यक्ष नहीं है भाई, वो एक ही नाम है, गांधी 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 गांधी, सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी का मूड उखड़ गया, फिर गांधी सोनिया गांधी, गिनते रहिए, यही आएगा सर। तस्बीह हो गई मेरी तो पूरी 108 माला। रूबिका जी जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं आपको। अभी इन्होंने कहा कि लोकतंत्र, कहाँ है भाई साहब लोकतंत्र? कांग्रेस एकमात्र एक पार्टी है कि जहां पे 4 बार चुनाव हुआ है। आप जी सोनिया जी की बात करिए, वो भी चुनाव जीत के अध्यक्ष बनी थी, और रातों रात आपने 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया, और आप हमको लोकतंत्र की यहाँ पे एडवाइस दे रहे हैं। आप अपनी पार्टी का देखिए, और जिस बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज मुझे अलाउ करिए कंप्लीट। बीच में मत बोलिए जफर इस्लाम, बीच में मत बोलिए प्लीज। वो आपके बीच में नहीं बोले, रोहन जी आपके बीच में नहीं बोले, ये बात तो सही है ना जफर साहब? मैंने आपको एक शब्द भी आपके बीच में नहीं बोला। मैं तो कह रहा हूँ कि सीताराम केसरी के बारे में तरीका नहीं है ना, ठीक है, क्या तरीका है? क्यों रोहन जी सीताराम केसरी, अच्छा रुक जाइए प्लीज जफर इस्लाम साहब, 1 सेकेंड। रोहन गुप्ता जी 1 सेकेंड, मैं 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड दे रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, ये बताते हुए कि सीताराम केसरी को क्यों जफर इस्लाम साहब याद कर रहे हैं।
उनकी मजबूरी है कि याद करेंगे। आज देखिए जफर इस्लाम की मजबूरी देखिए, अभी एग्जांपल देख रहे थे खड़गे जी, रोहन जी, राहुल जी। अरे मजाक बंद कीजिए ना। क्या आपकी पार्टी में हिम्मत है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव करें? क्यों 3 साल का एक्सटेंशन रातों रात दे दिया क्या? यहां पे हम बात कर रहे हैं आंतरिक जो लोकतंत्र है उसकी, और कांग्रेस पार्टी ने वो करके दिखाया। जफर इस्लाम जैसे लोग जो प्रवक्ता हैं, आपके पहले बोलते थे गांधी परिवार के सिवा कोई नहीं बन सकता है, अब दूसरा बन रहा है तो भी आपको आपत्ति है कि वो रिस्पेक्ट देंगे। अरे ये हमारा आंतरिक मामला है कि किस प्रकार से हम रिस्पेक्ट दें। आपको क्यों बौखलाहट हो रही है भाई साहब? आप करके तो दिखाइए पहले। आप हमको सवाल तब पूछ सकते हो जब आप में हिम्मत हो कि लोकतांत्रिक तरीके से सीताराम केसरी आपके वहां पे तो चलता ही नहीं है। नागपुर से ऑर्डर आता है, नागपुर का रिमोट कंट्रोल चलता है और यहाँ पे चैनल बदल जाती है। यहाँ पे था आपको। आज हम खड़गे जी की बात कर रहे हैं, हम लोग दिग्विजय सिंह जी की भी बात की, हमने गहलोत जी की भी बात की। किसी को मालूम नहीं था, और आगे भी कौन बनेगा। ये चुनाव हो रहा है, 9000 जो हमारे डेलीगेट हैं वो वोट डालेंगे। थरूर जी भी बन सकते हैं और खड़गे जी मैं बता देता हूं, आप दोनों के पार्टी अध्यक्ष और हम में ये फर्क है की कॉन्वर्सेशन में मैं दोबारा आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि दूसरे और मुद्दे हैं जिन पर देश का मूड में सवाल पूछे गए। वो जनसंख्या वाला मामला था जिस पर रोहन जी एक बार आप अपना बयान दे दीजिए। जफर इस्लाम कह रहे हैं कि हमने वो सारे वादे पूरे किए हैं जो लग रहे थे इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकते, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, 35A हो, बाकी जितने भी राम मंदिर हो, वो सब हमने करके दिखा दिया। जनसंख्या भी हो ही जाएगा। बिल्कुल, देखिए उन्होंने सारे वादे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा भी पूरा किया, 15 लाख आपके अकाउंट में भी आ गए, मेरे अकाउंट में भी आ गए, किसानों की आय दुगनी हो गई, बुलेट ट्रेन, हर जगह पे बुलेट ट्रेन चल रही है, हर घर में जल आ गया है, हर जल में नल आ गया है। यहाँ पे तो सोने की चिड़िया बन चुका है। अच्छे दिन आ चुके हैं रूबिका जी, सारे वादे खत्म कर दिए इन्होंने, एक भी वादा बाकी नहीं है। पंच प्रण थे वो भी हो गए, और आगे वो तो जाने दीजिए 2030 तक के वादे खत्म कर दिए। ये तो भाजपा का परफॉर्मेंस है। देखिए रूबिका जी, आज गोल पोस्ट चेंज करना भाजपा की आदत रही है। जो ओरिजिनल मुद्दे लेकर सत्ता में आए थे, आज एक भी मुद्दे की बात करने को ये लोग तैयार नहीं है कि उनको मालूम है कि जनता पकड़ लेगी। क्यों गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? आपने जनता ने जिस बातों पे भरोसा किया था, रुपए डॉलर की बात, किसी ने सोचा भी नहीं था। अस्थायी है 370, ये तो पार्टी ने ही हटाया ना, ये किसने हटाया? कानून कौन लेकर आया? ट्रिपल तलाक कोई सोच भी नहीं सकता था। आप तो हाथ भी नहीं लगा सकते थे। शाहबानो का केस सबको याद है, पर बीजेपी ने हटाया कि नहीं हटाया? मेरा जवाब सुन लीजिए आप, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप 370 की बात कर, जब 370 हटाया, कोई भी चीज आप करते हैं, कोई भी आप स्टेप लेते हैं, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सारी आपकी भी डिबेट में होता था, ये कहा जाता था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, टोटली खत्म। आज क्या हो रहा है? अब 2 दिन पहले, 4 दिन पहले भी हमने देखा कि आतंकवादी, तो क्या हो रहा है? क्या आपने जिस ऑब्जेक्टिव से स्टेप उठाया, क्या वो ऑब्जेक्टिव जिस तादाद में वहां पर टूरिस्ट पहुंचे हैं, रोहन गुप्ता जी प्लीज, जिस तादाद में वहां पर ये रिकॉर्ड टूटा है, जम्मू कश्मीर में जिस तादाद में लोग वहां पहुंचे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? टूरिस्ट वहां पर पहुंचे, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वहां पर लोगों को अब खौफ नहीं है? और आतंकवाद में कमी आई है सर, आज भी घुसपैठ चालू है। नहीं, केसेस भले ही हो, लेकिन आप अपने टाइम से लेकर आज की तारीख में गिन लीजिए। नहीं, आतंकवाद में कमी आई है सर। पत्थरबाजी की घटनाएं एक मुझे बता दीजिए जो हुई हो। मुझे मौका दिया। आप ये नहीं बोल सकती है प्रदीप सिंह साहब, खत्म नहीं हुआ है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आतंकवाद खत्म हुआ है, लेकिन उसका ग्राफ नीचे आया है। भाजपा की आदत है। आप नहीं सर, देखिए, आप बीजेपी का अगर विरोध करना चाहते हैं कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या था? पर हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए उठाए कदम को आप इस तरीके से साइडलाइन नहीं कर सकते ना सर। 370 से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है, ये तो कोई भी बता रहा हूं कि जो वादा किया था। रूबिका जी रोहन जी एक सेकंड रुकिए, मैंने आपकी बात सुन ली है। आपने कहा आतंकवाद में कमी नहीं आई है, क्या ये सच है? प्रदीप जी, मैं आतंकवाद खत्म होने की बात थी, आतंकवाद खत्म होने की बात थी रूबिका जी। आप देख रहे हैं कोई जादू की छड़ी तो है कि घुमा दी और खत्म हो जाएगी, उसमें वक्त तो लगेगा ना सर। जादू की छड़ी कहां है? कितने साल हो गए? सर, आपको पूरे 70 साल चाहिए, लेकिन आप बीजेपी को 7 साल में आप चाहते हैं कि सब काम कर ले। 70 साल में आप प्रदीप जी को प्लीज सर, प्रदीप जी ओके, रोहन जी रुक जाइए, सुन लीजिए प्रदीप जी को। आप आंकड़ा निकाल के रूबिका जी, प्रदीप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की क्या स्थिति है, इसका प्रमाण अभी मंगलवार और बुधवार को मिला,
जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बारामूला में पब्लिक रैली हुई। 35 साल बाद किसी केंद्रीय मंत्री की बारामूला में रैली हुई, जो नॉर्थ कश्मीर का आतंकवाद का हॉटबेड माना जाता था, जहां आतंकवादी कार्यक्रम चलते थे, जहां पत्थरबाजी का कैलेंडर बनता था। तो परिवर्तन, ये कोई नहीं कह रहा कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया, अब कोई आतंकवाद नहीं है, लेकिन जो परिस्थिति थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में लोगों ने निकलकर वोट दिया है, ये कहा कि के लिए वोट दे, इस तरह का डेवलपमेंट का कार्यक्रम चल रहा है, वो सब एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। और जो डेस्परेशन है गुप्कार गुट का, वो भी बताता है कि परिस्थिति वहां बदल रही है। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया है, अब कुछ भी गड़बड़ नहीं है, या वहां आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं है, ये दावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, ये भी दावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक दावा जरूर आज की तारीख में किया जा सकता है, और वो है कि हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरीके से अपमान हो रहा है, उसका ग्राफ कहीं ना कहीं बड़ा है। इसी को लेकर हमने देश का मूड जानना चाहा है, और सवाल हमने ये किया, आदि पुरुष जैसी फिल्में हिंदुओं की भावनाओं को क्या उकसा रही है? 52% लोग, 50% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि हाँ, वो हिंदू भावनाएं उकसा रही है। ना कहने वाले 48% लोग हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी से जुड़ा हुआ वो सवाल भी जिस पर कल बकायदा इसी वक्त हुंकार भरी जा रही थी, और ये पूछा जा रहा था कि आप भरे मन से 10,000 लोगों को हिंदू देवी देवताओं को ना मानने का एक प्रण दिलवा सकते हैं, एक ओथ जो है दिलवा सकते हैं। क्या यहाँ किसी और धर्म के बारे में ये कोई कर सकता है? आप सोच भी नहीं सकते हैं, पूरी दुनिया आपको आंखें दिखाने लग जाएगी। अभय जी, इस बात में कोई अतिशयोक्ति? देखिए, ये मसला दूसरे तरह का मसला है। जिस तरह से आप इस मसले को पेश कर रही हैं, उस तरह से इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए। नंबर एक बात, आपने जो आंकड़ा दिखाया है उसमें केवल 4% का फर्क है। इसका सीधा मतलब है कि जनता के पास इस बारे में कोई ऐसी राय नहीं है कि एक तरफ 70-80% का आंकड़ा हो, एक तरफ 20-25% का आंकड़ा हो। पहली और तीसरी बात यह है कि मुझे इस फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इस विवाद के बाद जो अखबारों में आया, उसी के जरिए मैं ये बात बता रहा हूँ। और जो कुल मिला के आप बात कह रही हैं, आखिरकार ये आदि पुरुष बनाने वाले कौन हैं? आदि पुरुष के जो डायरेक्टर हैं, वो तानाजी के ऊपर फिल्म बनाई थी उन्होंने। उस वक्त तो उन्हें अत्यंत राष्ट्रवादी डायरेक्टर फिल्म निर्देशक समझ के उनकी बड़ी बड़ी अभ्यर्थनाएं हुई थी, उनकी पूजाएं हुई थी, उनको मालाएं पहनाई गई थी। अब उनको कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं की भावनाएं भड़काने के लिए ये बना रहे हैं। तो ये बात अभी पूरी इस मसले को आगे बढ़ जाने दीजिए। ये तो और अच्छी बात हुई ना कि वो आदमी सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेता है जिंदगी भर के लिए कि अगर उसने कोई ऐसी मूवी बनाई है। इसमें एक और बात समझने की जरूरत है कि ये जो सर्टिफिकेट देने वाले कौन हैं और आपका धर्म है। देखिए रूबिका जी, अगर आपने धर्म को खराब चश्मे से देखा तो आप खराब होंगे। अरे भाई, कौन तय कर रहा है कि धर्म का चश्मा खराब है? ये देश का मूड तय कर रहा है ना सर। सेंसर कौन कर रहा है? आपका आंकड़ा बता रहा है कि देश इस मामले में स्पष्ट रूप से इस पक्ष में नहीं है कि वो भावनाएं भड़का रहे हैं। केवल 4% का फर्क है जो ना के बराबर है। 4% में तो उल्टा पलटा हो जाती है ना। ऐसा नहीं है। ये कोई निर्णायक, कुछ रूबिका जी, ये कोई निर्णायक आंकड़ा नहीं है। आप भी इस बात को मानेंगी कि ये कोई निर्णायक आंकड़ा नहीं है। ऐसा नहीं, इसमें 10% का भी फर्क नहीं है, 15% का भी फर्क नहीं है। बहुत मामूली सा फर्क है। मैं तो इन आंकड़ों के इतर जा रही हूँ, मैं इन आंकड़ों पे चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि एक ट्रेंड तो बन गया है ना। और देश का मूड में वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिस पर चर्चा भी होगी और विमर्श भी होने वाला है। और वो 2 सवाल ये है जो 2024 को कहीं ना कहीं उस पर असर डाल सकते हैं। सवाल ये है कि तेजस्वी के जो बड़बोले मंत्री है सुधाकर सिंह, उनका इस्तीफा क्या बताता है कि आरजेडी का रिमोट जो है वो नीतीश के हाथ में है। और इस सवाल के बहुत सारे माने आप समझिए। रिमोट नीतीश के हाथ में है, 56% लोग मानते हैं, और 44% लोग कहते हैं कि ऐसा हमें नहीं लगता। अब मैं बता दूं, सुधाकर सिंह जो है उन्होंने अफसरों को चोर कहा था और खुद को चोरों का सरदार कहा था। अब अगले सवाल पर मैं आती हूँ। नीतीश से विवाद भी हुआ था उनका मंत्रिमंडल की मीटिंग में, और उसके बाद वो जो है इस्तीफा उनसे ले लिया गया था। अगला सवाल ये पूछा गया था कि क्या टीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी बनाने से केसीआर को फायदा होगा? कहने वाले 50% हाँ और 50% ना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब जो है देश के मूड से हमको जानने को मिला है। सारे मेहमान भी बने हुए हैं।
प्रदीप जी, ये टीआरएस वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे तो जैसे ही वो राष्ट्रीय पार्टी, जब मैं कहती हूँ मेरे दिमाग में वो मुर्गा और साथ में बोतल जो है दिखाई देने लगती है। राष्ट्रीय पार्टी बनी नहीं कि पार्टी होने लगी थी, लेकिन 50-50 जो कह रहे हैं, आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं, मैं तो उन बुद्धिमान लोगों से मिलना चाहूँगा जिनको लगता है कि केवल पार्टी का नाम बदल देने से वो राष्ट्रीय हो जाएगी और उसका राजनीतिक फायदा मिलने लगेगा। टीआरएस की जो स्थिति पिछले चुनाव में थी 2018 में, उससे बुरी स्थिति में है। वो सत्ता से बाहर होने जा रही है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो स्थिति थी उससे बुरी स्थिति में अपने प्रदेश में जहां चुनौती बढ़ गई है, राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा होना एक बात है, उसका जमीनी हकीकत से कोई नाता होना दूसरी बात है। तो नाम बदल देने से अगर राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है, राष्ट्रीय प्रभाव हो जाता, तो सब पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं अपना नाम बदल कर राष्ट्रीय कर लेती और उससे जो है उनका राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ। तो देखिए ये सब गिमिक्स हैं। दरअसल उनकी महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय राजनीति में आने की, लेकिन उसका उनको तरीका नहीं मिल रहा, उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, और इसीलिए तो वो उनको हर लगा कि दरवाजा ये खटखटा करने रहे से हैं। शायद उसकी चर्चा और होगी। चूंकि सर हम उससे- आखिरी सेगमेंट में हैं, मैं चाहती हूँ कि ये वक्त जो है मैं अपने सारे स्पीकर्स को दूं। खालिद साहब, ये सारे सवाल जब आपने पूछे और इनके जो जवाब मिले, उसका निष्कर्ष 2024 को लेकर क्या निकलता आपको दिख रहा है? देखिए, यही है कि हर कोई अपनी कवायद में लगा हुआ है हाँ, कि साहब 2024 में अपनी जगह कैसे बनाए। जैसे तेलंगाना राष्ट्र समिति केसीआर साहब का हम लोग देख चुके हैं कि वो जगह जगह जा रहे हैं, अपोजिशन को एक करने की कोशिश में है और उसी में एक वो अपना एक अहम रोल देखते हैं। तो उसी तहत जो है उन्होंने एक ये पिच की है कि साहब नेशनल पार्टी बन जाएं। तो लेकिन जो है उससे होगा क्या, वो हमें दिख रहा है कि लोग शार्पली डिवाइडेड अपनी ओपिनियन में, भैया उन्हें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, वो पार्टी बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी नेशनल पार्टी। और दूसरा जो एक और सवाल जो अब आप दिखा रहे थे अभी स्क्रीन पे, तेजस्वी वाला, हाँ। तो उसमें देखिए जो सुधाकर सिंह हैं, इनके वालिद साहब ने भी, एक जगदानंद सिंह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि अब जो है सीएम की कुर्सी जो है आगे चल करके तेजस्वी यादव को दे देनी चाहिए। हाँ। उसका खुद खंडन जो है तेजस्वी यादव ने किया था कि साहब जो है सीएम को लेकर के कोई भी इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि जो सिचुएशन की नज़ाकत देखते हुए वो ये जान रहे हैं कि वो किसी भी तरह से इस अलायंस को तोड़ना नहीं चाहेंगे, ना नीतीश कुमार चाहेंगे। और ये बहुत महीन वो धागा है जिस पर ये लोग चल रहे हैं और इसीलिए बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश। सर, मेरे पास वक्त की कमी है। रोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, जफर इस्लाम साहब आपका भी, अभय जी आपका भी, प्रदीप जी और अख्तर साहब आपका भी। देश का मूड अब अगले हफ्ते शनिवार को 5 बजे आपके सामने लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल अपना मूड अच्छा रखिएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।